नमो नमः। आज का टॉपिक है वर्णमाला। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में वर्ण के पहले दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने हैं? 13 और व्यंजन 33। ओके, अब बात करते हैं स्वर के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो स्वर के प्रकार 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ओके, अब बात करते हैं कि स्वर सबसे पहले बात करें तो स्वर पूर्ण है। पूर्ण यानी देखो यहाँ पे लिखा है स्वयं राजते इति स्वराः, यानी कि स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे व्यंजन को होती है। व्यंजन का टॉपिक आए तब बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्वर। तो स्वर में बात की कि ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व यानी अ, ई, रू, लृ और उ। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर में आ, ई, रू, लृ में कुछ नहीं आता दीर्घ में। और अब बात करते हैं उ। ठीक है, तो उसके उच्चारण भी संस्कृत में मेन है उच्चारण। ठीक है, अगर उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर यानी अ, आई, रू, लृ और उ। अब दीर्घ में कैसे उच्चारण होता है? तो उसका दीर्घ करना है। दीर्घ यानी बड़ा वाला शब्द। जैसे बात करें कि आ, ई, रू और उ। ठीक है, अब बात करते हैं संधि दीर्घ। संधि दीर्घ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो संधि दीर्घ में कौन से अक्षर आते हैं? तो ए और आई। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कंठ्य और तालव्य। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्थान। हम हमारे शरीर में कौन से स्थान से कौन सा वर्ण निकलता है, कौन सा अक्षर निकलता है, उसकी बात करते हैं। तो कंठ्य की बात, कंठ्य यानी कंठ, हमारा गले में से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर। तालव्य यानी तालु से बोले जाने वाले अक्षर। मूर्धन्य यानी मूर्धा से बोले जाने वाले अक्षर। और दंत्य यानी दांत से बोले जाने वाले अक्षर। उसके बाद आता है ओष्ठ्य यानी होठ से बोले जाने वाले अक्षर या वर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं घोष यानी क्या? घोष का दूसरा नाम है महाप्राण। आगे पढ़ेंगे तब आएगा घोष और अघोष। ठीक है, घोष का दूसरा नाम है या महाप्राण और अघोष यानी अल्प प्राण। ठीक है, तो महाप्राण यानी हम जो ये बोलते हैं ये सब घोष वर्ण है। ठीक है, घोष वर्ण यानी नाभि से लेकर हृदय में आने के बाद तालु में टकरा कर जो हवा, जो भी अक्षर या वर्ण निकलते हैं उसे बोलते हैं घोष वर्ण। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं संधि दीर्घ में संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर में हमने पढ़ा कि भाई ए और आई आते हैं, तो ए कैसे बनता है? तो ये हिंदी में भी रहेगा, गुजराती में भी यही रहेगा और संस्कृत में भी यही रहेगा। ठीक है, तो अच्छी तरह ध्यान दीजिए। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। अ और आ दोनों चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं अ प्लस ए इज इक्वल टू आई। उसके बाद अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ और अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। ठीक है, तो यहाँ तक स्वर का परिचय पूर्ण हुआ। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। ठीक है, तो व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। हमने स्वर की पहले बात की। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन। तो स्वर के बिना व्यंजन कुछ नहीं है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण में बात करें तो कंठ्य यानी गले से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ण, व्यंजन अक्षर। ठीक है, और यहाँ पे देखो क लिखा है पर क के नीचे लाइन की हुई, इसका मतलब हाफ क यानी आधा क कभी हम बोल नहीं सकते। क बोलने के लिए स्वर की जरूरियात पड़ेगी ही। ठीक है, अब बात करते हैं कंठ्य से बोले जाने वाले अक्षर, वर्ण। ठीक है, क, ख, ग, घ और ग। ठीक है, अब बात करते हैं तालव्य यानी तालु से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर। ठीक है,
तो च, छ, ज, ज और य तालु से बोले जाने वाले अक्षर ये थे। ठीक है, अब बात करते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी हमारी जो जीभ है, टंग, वो ऊपर टच करती है, बाद में नीचे आती है, इसलिए उसको बोलते हैं मूर्धन्य। तो देखो ट, ठ, ड, ढ, ण कंप्लीट। उसके बाद आता है दंत्य। दंत यानी दांत से हमारी जीभ है वो दांत को टच करेगी, बाद में ये सब अक्षर निकलेंगे। और जिसके दांत ना हो उसको एक बार ये व्यंजन बुला के देखना, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं बोल सकते। तो दंत्य यानी दांत से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, त, थ, द, ध और न कंप्लीट। और उसके बाद आता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य यानी लिप्स, हमारे होठ, होठ से बोले जाने वाले वर्ण प, फ, ब, भ और म। जो लोग सिंगिंग का शौक रखते हैं, सिंगिंग, तो उसके लिए ये वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं विस्फोट हुआ, ठीक है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। मानो कि ये प, फ, ब, भ, म ये प्रॉपर नहीं बोलते तो माइक में क्या होता है, ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे 5 वर्ग। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 वर्ण यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 अनुनासिक। चलो इसको भी, इसकी बात करते हैं अनुनासिक। तो अनुनासिक यानी ग, य, ण, न और म, ये सारे जो वर्ण है वो अनुनासिक यानी नाक से बोले जाने वाले वर्ण है। ठीक है, नाक से बोले जाने वाले वर्ण। अब बात करते हैं अंतस्थ। अंतस्थ यानी ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो अंतस्थ य, र, ल, व, ये क्या है, दंत्योष्ठ। ठीक है, दांत और होठ से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, तो अंतस्थ समझ में आ गया। तो उष्माक्षर यानी क्या, उष्म यानी गर्म और अक्षर यानी अक्षर, उष्माक्षर। ठीक है, तो गर्म अक्षर, ऐसा क्यों बोलते हैं इसे, तो बात करते हैं गर्म अक्षर यानी जब ये अक्षर हम बोलते हैं तब मुंह में से गर्म थोड़ी हवा आती है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्माक्षर। उसमें भी अघोष और घोष हमने पहले बात की थी। अघोष यानी अल्प प्राण, घोष यानी महाप्राण। ठीक है, ये भूलना नहीं है। तो अब बात करते हैं स, श और स की। ठीक है, तो पहला श उसको क्या बोलते हैं, तालव्य श। ठीक है, ये याद रखना है, अभी भी कभी भी ये बिंदु वाला श ऐसा श कभी नहीं बोलना है। तो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। ठीक है, अभी अब तीनों अक्षर को अलग अलग, ठीक है, तीनों ये वर्ण है उसको अलग अलग रीत से बोला जाता है। तो तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। ठीक है, अब बात करते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण में भी उष्माक्षर आता है, सिर्फ एक, उसका नाम क्या है, ह। ठीक है, उसमें कुछ खास बात नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो थोड़े एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, तो अ, क प्लस अ इज इक्वल टू पूरा क, यानी कि ये हाफ क है, उसमें अ मिलने से क्या हो गया, पूरा क। तो इसी तरह ख प्लस अ इज इक्वल टू ख, ग प्लस अ इज इक्वल टू ग। इस तरह पूरा जो हमारे वर्णमाला है वो कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो स्वर में एक वर्ण आया था ड्रू। तो ड्रू को अभी लौकिक समाज में बोला नहीं जाता। ठीक है, पर वैदिक जब व्याकरण पढ़ेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ल प्लस रू इज इक्वल टू ड्रू। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं क्ष, त्र और ग्न। ठीक है, तो क्ष, त्र, ग्न, तो ये वर्ण कैसे बनते हैं, तो क आधा और ये श, तो ये कौन सा स है, देखो यहाँ पे कौन सा स है, ये मूर्धन्य। तो मूर्धन्य श, क प्लस स इज इक्वल टू क्ष, त प्लस र इज इक्वल टू त्र, झ प्लस य इज इक्वल टू ग्न। और ये खास बात रखना, क्ष, त्र, ग्न, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त स्वर हम पढ़े थे, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। ओके, अब देखो संस्कृत में एक विशेषता है, यहाँ पे देखो आयोगवाह। आयोगवाह यानी यहाँ पे देखो
अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। तो अनुस्वार किसे बोलते हैं? मानो कि मैंने यहाँ पे कोई वर्ण लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं संस्कृत, क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? संस्कृतम, ऐसा मैंने लिखा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अनुस्वार, ठीक है। अब बात करते हैं विसर्ग। तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं जिसका नाम है रामः। तो ये क्या हो गया? बताओ ये क्या हो गया? यहाँ पे देखो विसर्ग, ठीक है। तो अनुस्वार और विसर्ग समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो स्वर और व्यंजन, ये दोनों के मिलन से ही ये शब्द पूरा बनता है, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बाहर जा रहा था, तब मैंने देखा वहां पे लिखा था हरि निवास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो र प्लस ई, रस्व ई, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होगा? हरि। हरि यानी भगवान, भगवान यानी गॉड, ठीक है। अब बात करते हैं र प्लस दीर्घ ई, इसका मीनिंग क्या होगा? हरि। हरि का मीनिंग क्या है? बंदर, मंकी। तो वो घर का नाम क्या हो गया? हरि निवास यानी बंदरों का घर। तो ठीक है, तो ये समझने के लिए ये पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में जिसको भी डाउट हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले वो डाउट क्लियर करेंगे, बाद में दूसरा लेसन पढ़ेंगे। तो इस चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी। तो इस लेक्चर को हम अभी यहाँ पे विराम दे रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।